Welcome to this session of Indian Constitution and Polity, and now I'm going to start with you the topic of Article 1 to 4, that is part 1. This is in continuation of the previous lecture. Okay, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत बना। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी, देखिए जब भारत देश आजाद हुआ तब अप्रोक्सीमेटली 565 यहाँ रियासतें थी। साथ ही कुछ ऐसे एरियाज थे जिन पर पूरी तरह से बिना किसी राजा के ब्रिटिशर्स का राज था, जिसको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते थे, और कुछ इंडियन स्टेट्स, कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस। इंडियन स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स एक ही बात है, रियासतें। क्लियर? तो उसके आधार पर हमने क्या किया, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर किया। स्टेप नंबर 1, माउंटबेटन प्लान आया जिसने कहा अब से भारत जो है वो भारत नहीं बल्कि दो देश होंगे, इंडिया और पाकिस्तान। और जो रजवाड़े हैं प्रिंसली स्टेट्स, उनकी मर्जी है, तीन में से एक काम करे, इंडिया को ज्वाइन करे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करे। ठीक है, तीन रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत को ज्वाइन करने से मना कर दिया, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। बाद में हम इन तीनों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हुए। ठीक है, जूनागढ़ को रेफरेंडम के द्वारा हमने भारत में मिलाया। क्यों? वहां का जो राजा था, चाहे वो मुस्लिम था, लेकिन जो प्रजा थी वो सब हिंदू थे। तो उन सब हिंदू प्रजा वाले लोगों ने, उन सब ने भारत के साथ मिलने का फैसला सुनाया। ठीक है, राजा को लगा कि अब शायद मुझ पर अटैक हो सकता है, तो वो भाग गया और जूनागढ़ भारत से मिला लिया गया। हैदराबाद के निजाम ने भारत को ज्वाइन करने से मना कर दिया। हमने पुलिस एक्शन उसके खिलाफ शुरू किया, अटैक किया, यानी ताकत का प्रयोग किया और हैदराबाद को इंडिया में मिलाया। ठीक है, और राजनीतिक तरीकों से हमने कश्मीर को भी भारत में मिलाया, क्योंकि जोर जबरदस्ती से जैसे हमने फोर्स के द्वारा हैदराबाद को इंडिया में मिलाया, ठीक वैसे ही फोर्स के द्वारा पाकिस्तान कश्मीर को मिलाना चाहती थी। मगर वो फोर्स या आर्मी की बजाय उन्होंने क्या किया, कबाइलियों को कश्मीर की टेरिटरी में घुसा दिया। कबाइली कौन है? वहां के वो ट्राइबल्स जो पैसे लेकर कोई भी जंग लड़ते हैं। कबाइली वो हैं, ठीक है, जो हमेशा पैसों के लिए जंग लड़ते आए हैं। अहमद शाह अब्दाली हो या बाबर हो, किसी ने भी जब भारत पर जंग करनी थी, इन कबीले वालों को पैसे देते थे और फिर अटैक किया करते थे। ठीक है, दे आर फेमस फॉर देयर वार टेक्निक्स। गरीबी इतनी है कि अपनी जान की परवाह नहीं करते और लड़ जाते हैं। ठीक है जी, और ये कबाइलियों को खदेड़ने के लिए, ठीक है, कश्मीर के राजा ने तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिक्वेस्ट किया। तो हमने कहा आप अपनी टेरिटरी कश्मीर को इंडिया में मिला लो, ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने कहा फिर हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। वो कहता ठीक है, आपके साथ कश्मीर को हम मिला देते हैं, इंडिया के अंदर कश्मीर को पूरी तरह से मिला देते हैं, बाद में फैसला करेंगे दो में से एक, कि इंडिया के साथ ही मिले रहे या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए और ये देश के लोग, कश्मीर देश के लोग फैसला लेंगे, प्लेबिसाइट होगा। इस पर हमें कड़क रुख अपनाना चाहिए था और हमें मना कर देना चाहिए था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको हाँ बोला। ठीक है, और हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ठीक है, कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, और फोर्सेस चली गई। ठीक है, जो महाराजा थे उन्होंने, महाराजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा ये मेरी बंदूक, मेरी रिवॉल्वर रखो, अगर सुबह सूरज उगने तक
भारतीय फौजें हमारी मदद के लिए अगर कश्मीर में आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे सोते हुए को गोली मार देना, ठीक है। मगर इंडिया ने अपना प्रॉमिस रखा, हम मदद करने पहुंच गए और हमने कबायलियों को खदेड़ दिया। कुछ एरिया हालांकि वो कब्जा करने में कामयाब हो गए थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। यूएन इंटरवेंशन, यूएस इंटरवेंशन की वजह से सीज फायर करना पड़ा, ठीक है। और वो एरिया आज भी विवादित है और आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्लियर। और इस तरह से कश्मीर भी हमें मिला। ये तीनों एरियाज की कहानी ये थी। ये था एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बाद में एक बार अफरा तफरी में जो स्टेट्स बन गई तो बन गई, ठीक है। ए बी सी डी 4 प्रकार की स्टेट्स बनी। डी कैटेगरी स्टेट क्या थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अभी बता दूंगा पार्ट ए बी सी क्या थे, क्लियर। बाद में पार्ट 7 जो कि कहता था 4 प्रकार की स्टेट्स इंडिया में, उसको खत्म कर दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया। सबसे पहला जो कमीशन बना था इस चीज पर काम करने के लिए वो था धर कमीशन, एस के धर। और उसके बाद जेवीपी कमिटी और उसके बाद फजल अली कमीशन। ये 3 कमीशन की कहानी है जो एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, ठीक है, स्टेट्स कैसे बनी, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। तो मैं तीनों कमीशंस के द्वारा इसको आपको करवाऊंगा, ठीक है। नहीं, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में क्या फर्क है, ठीक है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है वो प्लेबिसाइट होता है, इंटरनल मुद्दों के लिए रेफरेंडम होता है। हाँ जी, वो रेफरेंडम था कि एक पॉलिटिकल फैसला अगर लेना है किस कंट्री से मिलना है या नहीं, तो वो प्लेबिसाइट होगा। इंटरनल लॉ मेकिंग से रिलेटेड है तो रेफरेंडम होगा वो, क्लियर। और आगे चलते हैं। वैसे हाँ, वो प्लेबिसाइट होगा ना, क्योंकि एक इंटरनेशनल एंटिटी के साथ हमने जुड़ना है या नहीं जुड़ना, अलग होना या नहीं होना, ठीक है जी। चलो जी, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? शैल वी स्टार्ट? अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ मैं स्टार्ट करूंगा कि 2 कैटेगरी के एरियाज हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है जी। और इन सबको बाद में जोड़ा गया। अंडर प्रिंसली स्टेट जहां राजा थे, ब्रिटिश प्रोविंस जहां कोई राजा नहीं था डायरेक्टली, दैट रूल था ब्रिटिशर्स का, ओके। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 2 देश पैदा कर दिए, इंडिया और पाकिस्तान। और ये 552 प्रिंसली स्टेट्स को अब फैसला करना पड़ा कि किसके साथ जुड़े, ठीक है जी। 549 जॉइंट इंडिया, 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया, 3 ने नहीं किया, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ठीक है। हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन के द्वारा, ठीक है, जूनागढ़ को हमने रेफरेंडम के द्वारा और कश्मीर को हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा पाया, क्लियर। और आगे चलते हैं। फिर 1950 में 4 प्रकार की स्टेट्स बन गई, कौन कौन सी? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। तो 4 प्रकार की स्टेट्स हमारे सामने आ गई। और आगे चलते हैं हम, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए टोटल कितनी स्टेट्स थी उस समय? उस समय थी 29 स्टेट्स, 29, ओके। और स्टेट्स कंप्राइज्ड 9 erstwhile गवर्नर्स प्रोविंस। जो ए स्टेट्स थी, ये कौन सी थी? जो गवर्नर्स प्रोविंसेस थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया। ये बड़े बड़े थे, जैसे कि सेंट्रल प्रोविंस जिसको आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है, पूरा पंजाब था, ठीक है जी, और बिहार था, बंगाल था, ठीक है। बड़े बड़े जो स्टेट्स थी वो ज्यादा पार्ट ए स्टेट्स थी। जो पार्ट बी थी वो प्रिंसली स्टेट्स जिसमें लेजिस्लेचर था, और पार्ट सी थी अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है, और थोड़ी सी प्रिंसली स्टेट्स में जिसमें लेजिस्लेचर नहीं था। और डी जो था वो किसके लिए था? डी था अंडमान एंड निकोबार के लिए। और ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा गया था? 7th पार्ट में। मगर बाद में 7th पार्ट को रिपील कर दिया गया, सभी स्टेट्स को बराबर दर्जा मिल गया। इज माय पॉइंट क्लियर? फिर अब हुआ क्या, एक बार जल्दबाजी में एडहॉक अरेंजमेंट के द्वारा इंडिया बन गया था, ठीक है। मगर
कोई आधार नहीं था कैसे स्टेट्स बनी है, किसी आधार पर, जैसे कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, एक भाषा जहां चल रही हो उसको एक स्टेट बना दो, इस तरह की बातें उठने लगी। ठीक है, देयर हैज बीन अ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, खास करके साउथ इंडिया, ठीक है, कि रीऑर्गेनाइज करो इंडिया को। ठीक है जी, और अकॉर्डिंगली जून 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एस.के. धर का धर कमीशन बना। ठीक है जी, कि लैंग्वेज के आधार पर देखो क्या फिजिबल है स्टेट्स को बना पाना। ठीक है, भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पंजाब और हरियाणा का बंटवारा, पंजाब हरियाणा हिमाचल, ये तीन जो अलग एरियाज बने, ये भी भाषा की वजह से बने थे। हिमाचल में हिंदी, ठीक है, और हिमाचली डायलेक्ट, वो पहाड़ी लोग हैं, कल्चर भी डिफरेंट है। हरियाणा वाले वो लैंड डिफरेंट है, उनकी कल्चर भी डिफरेंट है, उनकी भाषा हिंदी के हरियाणवी डायलेक्ट है, और पंजाबी बोलने वाले वो पंजाब वाला था। क्लियर? ओके, अब इन्होंने धार कमीशन ने इस पर काम करना शुरू किया और इस पर रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 1948 में, और कहा रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड नॉट लैंग्वेज। ठीक है, कि भाषा के आधार पे मत बनाओ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के हिसाब से बनाना चाहिए, ना कि लैंग्वेज फैक्टर। इससे बहुत उपद्रव हुआ। ठीक है जी, रिसेंटमेंट पैदा हुई। ठीक है, और एक और बनाना पड़ा, हमें अपॉइंट करना पड़ा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी, जिसमें तीन बड़े नेता थे, JVP, पत्ताभी सीतारमैया साउथ के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इसको हम JVP कमेटी कहते हैं। एस.के. धर कमीशन ने लैंग्वेज क्राइटेरिया को रिजेक्ट किया, उसकी वजह से JVP कमेटी बनी, खुद प्राइम मिनिस्टर उसके हेड थे। ठीक है जी, JVP पता चल गया, और आगे चलते हैं। पॉपुलरली नोन एज JVP कमेटी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में, और इसने भी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस। कहा भारत में इतनी भाषाएं हैं और भाषा के अंदर उपभाषा है, डायलेक्ट्स हैं, 10 गांव के बाद तो पंजाबी बदल जाती है, समझ में? हरियाणवी अलग अलग है, रोहतक की अलग है, भिवानी की अलग है, हिसार की अलग है, सबकी अलग अलग है। तो आप कैसे लैंग्वेज के आधार पर देश के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो? तो ये गलत होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। साउथ इंडिया में खास करके बहुत उपद्रव हुआ। ठीक है, भूख हड़ताल हुई। ठीक है, एक इंसान की तो मौत भी हुई। ठीक है जी, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला, जो आंध्र प्रदेश को बनाना था, आंध्र प्रदेश दरअसल एक ही जगह थी, तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के अंदर ही वो एरिया भी था जो आज का आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या थी? कन्नड़। समझ में आया? और वो लोग बोलते थे तमिल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये तीन बड़ी भाषाएं हैं वहां। समझ में? सॉरी, कन्नड़ नहीं, वहां तेलुगु थी। तमिल स्पीकिंग एरिया और तेलुगु स्पीकिंग एरिया के बीच में कंफ्लिक्ट होने लगी। तेलुगु बोलने वालों के अलग स्टेट आंध्र प्रदेश बनाई जाए। कन्नड़ तो है कर्नाटक, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल। ठीक है जी, तो वो कहते हैं हम तेलुगु बोलने वाले लोग अलग हैं, हमें तमिलियंस के अंडर नहीं रहना। समझ में आया? इसलिए न्यू स्टेट बनाओ आंध्र प्रदेश। वहां पर जो इतना उपद्रव हुआ, हमें, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हमें पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। और इसे तमिलनाडु में मद्रास बोलते थे। हाँ जी बोलिए। जो मेन धर कमीशन थी उसका मेन क्रक्स क्या था, क्या मोटिव था उसका? धर कमीशन इसलिए बनाया गया कि जल्दबाजी में जो A, B और C और D स्टेट्स है, वो सिस्टम खत्म करके कैसे हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करें और देखें, बताएं, इज इट पॉसिबल टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दिस वाज द मेन मोटिव। उन्होंने कहा सॉरी, लैंग्वेज के बेस पर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर हो सकती है।
फिर हुए दंगे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं खुद देखता हूं इसको। कमेटी बनी, उन्होंने खूब रिसर्च किया, उन्होंने भी कहा लैंग्वेज के बेस पर नहीं हो सकता। फिर से उपद्रव हुआ, फिर से धरना प्रदर्शन हुआ, जैसे आज आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर सरकार को झुकना पड़ा और कहा सबसे मेन जो ये तमिल तेलुगु झगड़ा चल रहा है इसको खत्म करते हैं, हम आंध्र प्रदेश स्टेट बना देते हैं और साथ ही साथ इस पर और काम कर लेते हैं, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमेटी बना देते हैं, फजल अली कमीशन, 3 बंदों की कमेटी बना दी, फजल अली कमीशन, ठीक है। और इसके 2 मेंबर और थे, हेड तो थे इसके फजल अली, क्लियर, फजल अली वाज द हेड, और जो बाकी के मेंबर्स थे वो कौन थे, वो थे के एम पानिकर, ये के एम पानिकर और दूसरा एच एन कजरू, ठीक है जी। ये 2 मेंबर्स और थे। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि आंध्र प्रदेश स्टेट का बन जाना एक हरी झंडी था सरकार के झुकाव का, ये सरकार झुकाई जा सकती है। अब पॉलिटिकल कारणों की वजह से लोगों ने कहा नई नई स्टेट्स बनवाते हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े एरिया में तो मेरी नहीं चलती, पर इस एरिया में मेरी चलती है, अगर नई स्टेट बनेगी तो मैं बनूंगा उसका नेता। समझ में आया? ऐसे पॉलिटिकल कारणों की वजह से, राजनीतिक कारणों से और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से अब नई डिमांड्स क्रिएट होने लगे और कई धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। हर कोई चाहता था छोटी छोटी सी कई स्टेट बने, इसे बल्कनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, बल्कनाइजेशन, बल्कान स्टेट्स बनी थी कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है जी। तो अब फजल अली का काम क्या था, जो मेन क्रक्स था, टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन, शुड देयर बी reorganization, creation of new states on the basis of language, clear। अब इस कमेटी ने काम करना शुरू किया और सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी और कहा it broadly accepted language as the basis of reorganization of states but rejected one language one state। कहते हैं ठीक है, मिलीजुली बात कर दी कि हाँ लैंग्वेज के आधार पर हम स्टेट को तोड़ सकते हैं, पर एक स्टेट में एक ही भाषा बोली जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? तो इट्स व्यू वाज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड प्राइमरी, सबसे जरूरी है भारत एक यूनिट की तरह रहे हमेशा, ठीक है। और चार बड़े फैक्टर्स उन्होंने कहा ध्यान में रखने चाहिए। वो क्या 4 फैक्टर्स थे? preservation and strengthening of unity, linguistic and cultural homogeneity, financial, economic and administrative considerations, planning and promotion of the welfare, कि देश अच्छा चले। एक इतनी छोटी स्टेट बना दी, ठीक है, ना फंड्स इकट्ठे होने का कोई स्कोप है उसके अंदर, तो ना ही कोई कुछ भी काम हो नहीं पाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं। सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर छोटी छोटी सी कई स्टेट बनाना ठीक नहीं है। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है, डेवलपमेंट भी देखना है, ये सारी चीजें, कल्चर भी देखनी है। समझ में आया? और इसके आधार पर ये देखिए इसकी जितनी भी रिकमेंडेशन थी, ऐसा नहीं है सबको मान लिया गया, नहीं माना गया था। द कमीशन सजेस्टेड एबॉलिशन ऑफ, इसने फजल अली कमीशन ने कहा था 4-fold क्लासिफिकेशन को, यानी पार्ट 7 को खत्म करो, और हमने खत्म कर दिया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस, इन्होंने 29 नहीं 16+3 का फॉर्मूला दिया, ठीक है। 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, जिसको हम यूटी कहते हैं आज की डेट में, ठीक है, ओके। और कुछ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशंस विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशंस, अपना दिमाग लगाया, पूरी तरह से इसको नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन इन मेजर काफी बातें मान ली, ठीक है। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 में और 7th अमेंडमेंट को खत्म किया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, पार्ट ए पार्ट बी सी स्टेट सब खत्म हो गई, और कितनी स्टेट्स बनी? 14 स्टेट्स बन गई। एज अ रिजल्ट 14 states and 6 UTs
were created on 1st November 1956. मगर इसके बाद भी लोग रुके नहीं, ठीक है, उपद्रव चलते रहे, डिमांड्स जिंदा रही, आज भी है। कर्नाटका में से कोडागु बनाने की डिमांड जिंदा है, ठीक है, और गुरखा लैंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल बनाने की डिमांड जिंदा है। विदर्भ, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात वाले कुछ एरिया में से विदर्भ नाम से एक जगह एक स्टेट बनाने की डिमांड जिंदा है। अलग देश खालिस्तान बनाने की डिमांड भी जिंदा है, ठीक है। तो बीच में ये भी बात उठी, उत्तर प्रदेश को तोड़कर 4 स्टेट्स बना दी जाए। पहले उत्तर प्रदेश में से तोड़कर उत्तरांचल बनाया गया, उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड बनाया गया। अब बचे हुए उत्तर प्रदेश को 4 स्टेट्स बना दो, 4 डिफरेंट स्टेट्स, ये भी बात उठी थी, ठीक है। सुश्री मायावती जी ने इसको सपोर्ट किया था, राहुल गांधी ने भी इसको सपोर्ट किया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 established the new state of Kerala by merging Travancore and Cochin. 2 जगह को मिलाकर बनाया केरला, त्रवणकोर और कोचिन, with the Malabar Cochin state with the Malabar district of Madras state and Kasargod of South Canara, Dakshin Kannada. It merged the Telugu speaking areas of Hyderabad state with the Andhra. जो तेलुगु बोलने वाला एरिया हैदराबाद का था उसको भी आंध्रा में डाला टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश स्टेट। फर्दर इट मर्ज मध्य भारत, या खुद पढ़िए बाकी का ये कहानी, ठीक है जी। मेन बातें कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट मैंने समझा दिया, नहीं तो हम एक लाइन पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। अब 1956 के बाद की स्टेट्स थोड़ी सी पढ़नी चाहिए। पहले एक ही स्टेट होती थी, स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, मगर उसमें 2 भाषाएं थी, मराठी और गुजराती, तो उसको भी तोड़ दिया गया और एक बना दिया महाराष्ट्र और दूसरा बना दिया गया कौन सा, गुजरात। ओके, गुजरात 15वीं स्टेट बनी थी भारत की। 1956 के बाद जो पहली स्टेट बनी तो वो गुजरात थी, ठीक है, और स्टेट ऑफ बॉम्बे का नाम भी कर दिया महाराष्ट्र। ओके, और फिर दादरा एंड नगर हवेली की कहानी। ये वो एरिया था जो पोर्तुगीज के अंडर था, ठीक है, ये पोर्तुगीज कॉलोनी होती थी दादरा एंड नगर हवेली। ओके, पोर्तुगीज रूल्ड दिस टेरिटरी until the liberation in 1954. Subsequently the administration was carried till 1961 by a administration chosen by people. 54 में पोर्तुगीज से आजाद कराया, 7 साल तक एक बंदा ही वहां पर राज करता रहा जो लोगों ने कहा चुना, ठीक है जी। और फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया यूनियन टेरिटरी बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और बाद में दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को एक यूटी बना दिया गया है अभी लेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट, अब 2 अलग-अलग यूटीज नहीं है, ये एक ही यूटी है, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ओके, पहले 2 यूटीज होती है। और आगे चलते हैं। इंडिया एक्वायर्ड 3 टेरिटरीज फ्रॉम पोर्टुगीज by means of police action in 1961, Goa, Daman, Diu. They were constituted as a UT. 54 में हमें पोर्तुगीज से मिला दादरा नगर हवेली, 61 में पोर्तुगीज से हमने छीना क्या, दमन एंड दीव एंड गोवा। बाद में गोवा को अलग स्टेट बना दिया गया, दमन एंड दीव यूटी बनी, और बाद में दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को बना मिलाकर एक यूटी बना दिया। याद रहेगा, ठीक है। ये गोवा वाज कॉन्फर्ड स्टेटहुड एज लेट एज 1987। ओके, चले आगे, नेक्स्ट पुडुचेरी, ठीक है। अब ये फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट थी। सर जब ये गोवा अलग स्टेट बना दिया गया तो सर इसमें जो अभी एक यूनिवर्सल कोड है ना इसमें, तो क्योंकि 2 जैसे हिंदू लोग और मुस्लिम लोग 2 चलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चलता है। समझो, सिविल कोड समझो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सिविल लॉज शुड बी सेम फॉर एवरीबॉडी, मे दैट बी हिंदू मुस्लिम सिटीजन, क्लियर। लेकिन जो पोर्तुगीज थे उन्होंने 1961 तक एक ही सिविल लॉ सबके लिए एप्लीकेबल रखा था। तो जब हमने 1961 में पोर्तुगीज से छीना था गोवा, तो हमने कहा
चाहे पूरे भारत में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहकर भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, ये तो वो जगह है जहां पहले से एप्लीकेबल है, इसको तो ना छोड़ो। तो कॉमन सिविल कोड का नाम देकर वही सिविल कोड आगे भी एप्लीकेबल कर दिया। सो गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया हैविंग अ कॉमन सिविल कोड। इसमें पॉइंट क्लियर, इसका ये मतलब ओके। बाद में लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने और खासकर जुडिशरी ने बहुत कोशिशें की हैं कि हम इन लाइन विद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, ठीक है। जैसे ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, शाहबानो केस में मुस्लिम वुमेन को भी मेंटेनेंस के राइट्स दिए गए। ऐसे एक नहीं कई और, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 118 रेव स्टैनिस्लॉस केस में कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी गुरुद्वारे को दे सकते हो, मस्जिद को दे सकते हो, ठीक है, मंदिर को दे सकते हो, लेकिन उसको नहीं दे सकते, क्या कहते हैं, चर्च को। ये गलत था, ये डिस्क्रिमिनेशन थी। तो 118 को रिलीजन न्यूट्रल बना दिया। अब कोई भी मरते हुए विल के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है, ठीक है जी, चर्च को भी दी जा सकती है। ये था रेव स्टैनिस्लॉस केस, ओके। और सरला मुडगल केस में ये कहा गया था कि मुस्लिम बनकर कोई हिंदू एक से ज्यादा शादियां नहीं करवा सकता। सेकंड मैरिज आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम shall be void. Your second marriage shall be regulated by the law under which the first marriage was solemnized. जिस लॉ के अंतर्गत पहला विवाह हुआ है, वो लॉ अगर दूसरा विवाह आपका ऑथराइज करता है तभी सेकंड मैरिज वैलिड होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे धर्मेंद्र ने किया था, पहली पत्नी होने के बावजूद इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी की थी, उसके बाद आया था सरला मुडगल जजमेंट। क्लियर? और आगे चलते हैं। पुडुचेरी को हमने छीना था किससे? फ्रेंच से। टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइज द फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरी इन इंडिया नोन एज पुडुचेरी, कराईकाल, माही एंड यनम। ओके, the French handed over this territory to India in 1954. It was administered as acquired territory till 1962 and then it was made a union territory. आज भी पुडुचेरी एक यूटी है। क्लियर? यूनियन टेरिटरी। और एक और क्वेश्चन कई बार आता है जुड़ा हुआ, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का एक हीरो जो जुड़ा हुआ है पुडुचेरी से, वो कौन है? वो है औरोबिंदो घोष। थे वेस्ट बंगाल से, मगर इन्होंने अपना आश्रम कहां स्थापित किया? पुडुचेरी। एक्टिव पॉलिटिक्स से इन्होंने संन्यास लिया औरोबिंदो घोष ने, और कहां चले गए? पुडुचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन नागालैंड, 1963 में द स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेकिंग नागा हिल्स एंड तेउसेंग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है किस में से बनाया गया? आसाम में से। ईयर्स पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर? असम में से बनाया नागालैंड। ठीक है जी। This was done to satisfy the movement of the hostile Nagas. However, before giving Nagaland as of the 16th state of the Indian Union, it was placed under the control of government of Assam. ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस असम में से बनाया नागालैंड, नागाज को खुश करने के लिए। ये आती है अपनी कहानी। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में, फर्स्ट नवंबर 1966 आपको पता होगा हरियाणा डे होता है। ठीक है जी, तब बना था हरियाणा। तो 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफरकेटेड, तोड़ दिया गया, उसमें से बना हरियाणा। ठीक है, एज द 17th स्टेट। तो हरियाणा कौन सी स्टेट थी? 17वीं। एंड द यूटी ऑफ चंडीगढ़। क्लियर? दिस फॉलोड द डिमांड फॉर अ सेपरेट सिख होमलैंड। पंजाबी सूबे की डिमांड उठी, रेज्ड बाय द अकाली दल under the leadership of Master Tara Singh on the recommendation of the Shah Commission 1966. The Punjabi speaking areas were cautioned to the unilingual state of Punjab. The Hindi speaking areas were cautioned to the state of Haryana, and the hill areas was merged with the adjoining UT of Himachal Pradesh.
अकाली दल ने पंजाबी सूबे की बात की थी मास्टर तारा सिंह ने, क्लियर। और कितने टुकड़े हुए? 4। जो पंजाबी सूबा है, पंजाबी बोलने वाला, वो हो गया पंजाब, हिली एरियाज यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और जितना लैंड एरिया हिंदी बोलने वाले वो हो गए हरियाणा, और एक डिस्प्यूटेड लैंड बच गई, ठीक है, चंडीगढ़। हरियाणा कहता है ये हमारा है, पंजाब कहता है हमारा, और थोड़ा थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में कहता है हमें दे दो। ठीक है जी। आपको पता होगा अभी भी हिमाचल भवन है, हिमाचल गवर्नमेंट का भी एक बड़ा अहम रोल है चंडीगढ़ में, समझ में आया। और हिमाचल की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है चंडीगढ़ में, लेकिन 60% प्रभुत्व है यहाँ पंजाब का, या कह लो 55 लगा लो, और थोड़ा हरियाणा का 30 के आसपास, और बाकी हिमाचल का, ठीक है। तो इस कारण से इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने फैसला लिया, ठीक है, कि हम रोटी को खुद खाएंगे, तो इसको चंडीगढ़ में यूटी बनाया गया, पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बनी 1972 में, ठीक है जी। इसकी लंबी कहानी अपने आप देखना। नॉर्थ ये एरिया था, नेफा कहते हैं इसे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ओरिजिनली नोन एज दिस, ठीक है जी। देन उसके बाद सिक्किम। सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी आजादी से पहले, ओके, रूल्ड बाय चोग्याल। In 1947, after the lapse of British paramountcy, Sikkim became a protectorate of India, जिसकी रक्षा करेगा भारत, क्लियर। और whereby the Indian government assumed responsibility for the defense, external affairs, communications of Sikkim. Sikkim expressed its desire for greater association with India, और फिर 35th अमेंडमेंट के द्वारा इसको मिला लिया गया। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया। हमने स्टेट का दर्जा दिया, एसोसिएट नाम, ये क्वेश्चन बनता है। द फर्स्ट स्टेट टू बिकम एसोसिएट स्टेट वो सिक्किम है, बस यही आ सकता है, सर लगता है। A new Article 2A and a new schedule, 10th schedule containing the terms and conditions of association was added. Clear? This experiment, however, did not last. आज की डेट में 10th schedule क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। पुराना 10th schedule की कहानी है, समझ में आया। 9th schedule क्या था? जब लैंड रिफॉर्म्स के लिए लैंड एक्वायर करनी थी, तो जो जिस लॉ के तहत लैंड एक्वायर करेंगे उसको किसी ऐसी लिस्ट में डाला जिस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, क्लियर। तो 10th जो 1951 में आ गया था 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसके लिए बनाया? पहले तो सिक्किम के लिए बनाया, फिर से देखो। 10th शेड्यूल containing the terms and conditions of the association of Sikkim with India as an associate state। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लंबे समय तक नहीं चला, ये पूरी तरह से पीपल ऑफ सिक्किम को खुश नहीं रख सका। फिर एक रेफरेंडम हुआ, कब हुआ? 75 में हुआ, और उन्होंने कहा एबोलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल एंड सिक्किम बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अभिन्न अंग बन गया फिर सिक्किम भारत का, ठीक है। और हमने की 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, और इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। 22nd स्टेट बनी थी सिक्किम, फुल फ्लेज स्टेट, ठीक है जी। और ये देखिए स्पेशल स्टेटस दिया गया 4th शेड्यूल के अंतर्गत, और एक नया आर्टिकल आया 371F टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर दिस, ओके। बाद में हुआ क्या? आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल दोनों खत्म कर दिए गए 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। आप देखो अभी 2A लिखा हुआ है रिपीट, तो 2A खत्म होने की कहानी ये है। सिक्किम को जोड़ने के लिए 2A और 10th शेड्यूल बना, क्लियर। लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंट नहीं चला, तो हमने क्या किया? रेफरेंडम कराया,
वहां के लोगों ने कहा चोग्याल रूल खत्म करो और पूरी तरह से भारत से जुड़ो। क्लियर? और फिर सिक्किम पूरी तरह से भारत से जुड़ा। ओके, और 22nd स्टेट बना। ओके, और हमने खत्म कर दिया 2A को और 10th शेड्यूल। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? चलो मैं आगे। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। गोवा को पहले यूटी बनाया गया था, बाद में स्टेट बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट बनाया, सबको स्टेट बनाया बाद में। ठीक है। 3 न्यू स्टेट्स ऑफ मिजोरम, 14 अरुणाचल प्रदेश, 15 एंड गोवा 16 came into being on 23rd, 24th, 25th। 23वीं, 24वीं और 25वीं स्टेट बने ये तीनों। कौन कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इस बात पॉइंट क्लियर? चले आगे और आगे चलते हैं। 2000 में, सन 2000 में CUJ, ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, CUJ, छत्तीसगढ़ बना था किसमें से? मध्य प्रदेश में से। उत्तरांचल बना था उत्तर प्रदेश में से। झारखंड बना था बिहार में से। क्लियर? ये सब अगस्त के महीने बने थे और वो थे 26वीं, 27वीं, 28वीं स्टेट। ओके, और बाद में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। ओके, वो इसमें नाम लिखा। और आगे चलते नेक्स्ट। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से निकालकर क्या बनाया? तेलंगाना। हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनी अमरावती। क्लियर? ये देख लीजिए, दी आंध्र प्रदेश, आंध्रा स्टेट ऑफ 1953, जो पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी। ठीक है जी? नहीं, एक ही है कैपिटल, तो एक ही होती है। ये हो सकता है हाई कोर्ट कहीं और हो। ठीक है जी, देखना, फिर बता देना गूगल पे इसके बारे में। फिर अब आता है 2019 की कहानी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इलेक्शंस हुए, मुफ्ती मोहम्मद की सरकार बनी विद द हेल्प ऑफ बीजेपी। बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार टूट गई और प्रेसिडेंट रूल लग गया। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, अब ये सही समय था धारा 370 खत्म करने का, आर्टिकल 35A खत्म करने का। ये मौका शायद दोबारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोदी लहर की वजह से पहली बार ऐसा हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली पार्टीज के अलावा किसी और पार्टी को इतना भारी बहुमत मिला हो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये मोदी लहर थी जिसकी वजह से इतनी सीटें मिल गई बीजेपी को, जिसकी वजह से बीजेपी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ गई। कहा? जम्मू कश्मीर में। और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बना दिया। मुफ्ती महबूबा सैयद वाला जो पार्टी है, क्या नाम उसका? महबूबा मुफ्ती बनी सीएम विद द हेल्प ऑफ बीजेपी। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, उनके पीछे मतभेद हो गए थे, और फिर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के दायरों में रहकर चलनी असंभव हो गई। ये एक सबसे अच्छा टाइम था, प्रेसिडेंट रूल लगाकर, स्टेट इमरजेंसी लगाकर, स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड करो, और अब धारा 370 खत्म करो। क्यों? धारा 370 खत्म तभी हो सकती थी जब खुद जम्मू कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा करने को कहे। जब है ही नहीं लेजिस्लेचर, जब वो सस्पेंड ही हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके बिना कहीं भी काम किया जा सकता है। और इस तरह से सेक्टर ने आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को खत्म किया और अभिन्न अंग बना लिया किसको? जम्मू कश्मीर को भारत का, और यूटी बना दिया और उसको ब्रेक कर दिया। जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गई और लद्दाख एक यूटी बन गई। क्लियर? द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर had its own constitution। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जम्मू कश्मीर का खुद का, उनकी अपनी नागरिकता होती थी, वो भी खत्म हो गई। क्लियर? Thus enjoyed special status by virtue of Article 370 of Constitution।
This special status was abolished by presidential order. और जो 35A बना था, जिसे स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू कश्मीर को, वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा आया था, जबकि एक नया आर्टिकल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा आ ही नहीं सकता था, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही एक नया आर्टिकल इंसर्ट हो सकता था। तो ये भी एक गलती थी जिसको ठीक किया। क्लियर? 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है जी। सर कश्मीर का फ्लैग भी अलग होता था, अलग होता था से पहले। अब खत्म हो गई वो बात। वो पर फ्लैग पहले ही हटा दिया था ना, अबॉलिश कर दिया था उनका 70s में शायद। नहीं, Flag अभी तो खत्म था किया। 2019 तक। मेरे हिसाब से बिल्कुल था। ठीक है जी। फिर चेंज ऑफ नेम्स, आर्टिकल 3 के अंतर्गत स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है, जैसे उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड किया गया। ठीक है जी। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा नाम यूनाइटेड प्रोविंस। ये आर्टिकल 3 में होता है, जब स्टेट का नेम एरिया बाउंड्री चेंज हो रहा है। फिर मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, क्योंकि मद्रास में सभी आ गया था और ये अंग्रेजों का रखा हुआ नाम था। ठीक है जी। दूसरा, मैसूर का नाम किया गया चेंज, मैसूर वॉज रीनेम्ड कर्नाटका इन द सेम ईयर। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंडवी आइलैंड्स को नाम रख दिया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 3 ग्रुप से मिलकर बना है और वो ये 3 नाम है। और कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की? कावरत्ती। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान। ठीक है। आज की डेट में ज्योग्राफिकल कारणों से ये 2 यूटीज बनी थी। ठीक है, आज की डेट में दोनों यूटीज है। ठीक है जी। देन 1992 में दिल्ली, यूटी ऑफ दिल्ली वाज रीडेजिग्नेटेड एनसीटी ऑफ दिल्ली। जो यूटी ऑफ दिल्ली थी उसको एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाया गया 1992 में। और फिर उसके बाद एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिले, ये बात उठ रही है, अभी भी उठ रही है। अरविंद केजरीवाल इज मेकिंग डिमांड्स दैट दिल्ली शुड बी गिवन स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट। पुलिस सीएम के अंडर होनी चाहिए, मगर आज भी दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? सेंट्रल। ठीक है जी। विदाउट बीइंग कॉन्फिडेंस स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर उत्तरांचल का नाम रखा गया उत्तराखंड और पौंडीचेरी का नाम किया गया पुडुचेरी और उड़ीसा का नाम चेंज करके किया गया ओडिशा। हाँ जी सर, इंद्रप्रस्थ से दिल्ली कब किया गया था? दिल्ली बहुत पुराना, जब अंग्रेजों का राज था। ठीक है, दिल्ली देखो ना, जो ब्रिटिशर्स ने राज करना शुरू किया था 1772 से, वो वेस्ट बंगाल, बंगाल से करना शुरू किया था। दिल्ली वॉज नॉट अ कैपिटल। ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत का जो समय था वो एक टाइम ऐसा था जहां पर दिल्ली से राज हुआ, मुस्लिम राज करते थे। उसके बाद मुगलों ने भी आगरा को कैपिटल बनाया था। दिल्ली से कैपिटल कहां ले गए थे? आगरा। क्लियर? फिर मुगलों का राज खत्म हुआ, ब्रिटिश का राज आया, ब्रिटिश ने कैपिटल किसको बनाया? कलकत्ता। ठीक है, लेकिन गर्मी होती थी तो गर्मियों में बना लेते थे शिमला को। समझ में आया? ओके। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके, तो तीनों के हेडक्वार्टर्स थे, एक का बॉम्बे, एक का चेन्नई। ठीक है, मद्रास का चेन्नई था और बॉम्बे वाले का बॉम्बे था। ठीक है जी। राज कहां से हो रहा था? कलकत्ता से। 1911 में फैसला लिया गया कि कैपिटल शिफ्ट करो। 1912 में बंगाल से कहां ले गए? दिल्ली। बस वहां से दिल्ली ही रही। अब इंद्रप्रस्थ से दिल्ली कब हुआ है ना जी? दिल्ली सल्तनत कब आई थी? 1206 में बनी थी, 1206। तब भी तो नाम दिल्ली था, इंद्रप्रस्थ तो नहीं था, है ना? इससे ये पता चलता है, और उन्होंने आके नाम दिल्ली रखा नहीं था। ठीक है, दिल्ली उससे पहले ही जो हिंदू राजाओं ने ही इसका नाम दिल्ली रख दिया था। अब ये थोड़ा और
विकिपीडिया जी आपको बता पाएंगे, ठीक है भाई, किस राजा ने पहली बार दिल्ली कहना शुरू किया, इंद्रप्रस्थ वाले एरिया। महाभारत के समय में इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। क्लियर? चले आगे। Now coming over to the next thing. ये सब लिस्ट हैं, आप खुद देखिएगा इसको। ये वो एक्ट के नाम है जिसके द्वारा स्टेट्स के नाम चेंज हुए, स्टेट्स क्रिएट हुई। Not that much important. These are the addendums of this chapter. खत्म होता है ये वाला चैप्टर और हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता।